आज हमारे पास ऐतिहासिक दस्तावेजों, शोध पत्रों और पुरानी किताबों का जो पुलिंदा है, हम उसमें एक बहुत ही गहरी डुबकी लगाने वाले हैं। इस गहन चर्चा का विषय है झारखंड के ऐतिहासिक किले और राजमहल। हम्म और जब किले शब्द कानों में पड़ता है तो अक्सर दिमाग में सिर्फ पुरानी ईंटें या काई लगी हुई दीवारें ही आती हैं। बिल्कुल। लेकिन आज का हमारा मिशन सिर्फ इन बेजान पत्थरों के बारे में जानना नहीं है। हम उन खामोश दीवारों के पीछे छिपी सत्ता की भूख, खूनी संघर्ष, अहम कूटनीति और उन दिलचस्प कहानियों को बाहर निकालने वाले हैं जो इतिहास की किताबों में कहीं दब गई हैं। चलिए इसे समझते हैं। इस चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये राजमहल सिर्फ राजाओं के रहने की जगह नहीं थी। मतलब ये मुगलों, अंग्रेजों और स्थानीय राजवंशों जैसे कि चेरों और नागवंशी शासकों के बीच लगातार बदलते शक्ति समीकरणों के जीते जागते सबूत हैं। हर एक किले की नींव में एक गहरे कूटनीति दबी है। बिल्कुल सही। और हर एक ढहती हुई दीवार एक साम्राज्य के चरमराने की कहानी कहती है। आज हम इसी ऐतिहासिक शतरंज के बिसात को समझेंगे जहां मोहरे इंसान नहीं बल्कि ये विशाल इमारतें थीं। तो शुरुआत पलामू और शाहपुर के इलाके से करते हैं। हमारे स्रोतों में पलामू किले का जो विवरण है वो सच में हैरान कर देने वाला है। हाँ, लातेहार जिले में बेतला नेशनल पार्क के ठीक पास। जी, औरंगा नदी के तट पर ये ऐतिहासिक किला आज भी अपनी शानो शौकत के साथ खड़ा है। दिलचस्प बात यह है कि ये किसी एक राजवंश की कहानी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे समय समय पर हर किसी ने इस जमीन पर अपना दावा पेश किया। वो कैसे? यहाँ सबसे पहले कोल जातियों का निवास था, फिर द्रविड़ आए, उसके बाद रक्सिल चेरो शासकों ने सत्ता संभाली, और फिर इसी जमीन पर मुगलों और उसके बाद अंग्रेजों की तोपों की गूंज भी सुनाई दी। एक ही जमीन पर इतने सारे साम्राज्यों के पैरों के निशान। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि शासकों के इस क्रमिक बदलाव का सीधा असर यहाँ की वास्तुकला पर पड़ा। सत्ता जब हाथ बदलती है तो इमारतें भी रूप बदल लेती हैं। एकदम सही बात है। मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के दौर में चेरोवंशी शासकों द्वारा इन किलों का निर्माण और विस्तार किया गया। यहाँ दरअसल 2 किले हैं, पुराना किला और नया किला। और इन किलों में इस्लामिक स्थापत्य कला का बहुत स्पष्ट प्रभाव दिखता है। हाँ, और वो केवल सुंदरता के लिए नहीं था, वो उस दौर की राजनीतिक मजबूरियों और गठबंधनों का एक बहुत ही ठोस प्रमाण है। और उस वास्तुकला की भव्यता भी तो देखिए। नए किले में एक नागपुरी दरवाजा है। दस्तावेज बताते हैं कि ये दरवाजा 40 फीट ऊंचा और 15 फीट चौड़ा है। और इसके पत्थर द्वैसा से लाए गए थे। सोचिए जरा, उस दौर में जब क्रेन जैसी भारी मशीनें नहीं थीं, इतने विशाल और भारी पत्थरों को मीलों दूर से कैसे लाया गया होगा? ये सचमुच इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। पुरानी किले के अंदर तो दाऊद खान द्वारा बनवाई गई 3 गुंबदों वाली एक बड़ी मस्जिद भी मौजूद है। इसके साथ ही एक बहुत ही खूबसूरत विरोधाभास देखने को मिलता है। राजा मेदिनी राय ने अपनी रानी के लिए किले के पास ही कमल दह नाम की एक बेहद खूबसूरत झील का निर्माण भी करवाया था। एक तरफ युद्ध की रणनीतियां और विशाल दरवाजे, और दूसरी तरफ रानी के लिए बनवाई गई उस झील का शांत माहौल। ये विरोधाभास ही तो शासकों के दोहरे जीवन को दर्शाता है। एक तरफ तलवार की धार तो दूसरी तरफ कला और सुकून की तलाश। बिल्कुल। और अगर पलामू मुख्यालय से थोड़ा पश्चिम की ओर उत्तरी कोयल नदी के तट पर नजर डालें तो शाहपुर किले का जिक्र आता है। स्थानीय लोग इसे चांदनी किला भी कहते हैं। यह किला पलामू के इतिहास के सबसे अशांत दौर का गवाह है ना? हाँ, जब पलामू किले पर बाहरी ताकतों का दबाव बढ़ने लगा तो सुरक्षा के नजरिए से इस शाहपुर किले को मुख्य केंद्र बनाया गया। यहाँ तक कि इस किले से पलामू किले तक एक गुप्त सुरंग भी जाती थी, जो ये बताती है कि शासक कितने डरे हुए थे और हमेशा भागने का एक रास्ता तैयार रखते थे। और इस शाहपुर किले की कहानी में जो ड्रामा है वो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। राजा गोपाल राय की कहानी। बिल्कुल। राजा गोपाल राय ने इस किले को अपनी ताकत और सुरक्षा के लिए बनवाया था, लेकिन गोपाल राय ने अपने ही एक प्रतिद्वंदी उद्वंत राय की हत्या कर दी। और इस हत्या का परिणाम बहुत भयानक हुआ। जिस राजा ने अपनी हिफाजत के लिए इतना बड़ा महल बनवाया, उसे उसके अपने ही बनाए हुए इसी शाहपुर किले में कैद कर लिया गया। बाद में न्यायालय ने सजा सुनाई और पटना की जेल में उनकी मौत हो गई। सत्ता का यही सबसे क्रूर मजाक है। गोपाल राय ने यह किला सुरक्षा के लिए बनवाया था, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने उसी आलीशान किले को एक पिंजरे में तब्दील कर दिया। और ये शाहपुर किला स्पष्ट रूप से
चेरो सत्ता के अवसान का प्रतीक बन गया। सही कहा। जब सत्ता की जड़ें अंदर से कमजोर हो जाती हैं तो बाहर की बड़ी बड़ी इमारतें भी राजाओं को बचा नहीं पाती। आगे चलकर यही किला 1857 के विद्रोहियों का गवाह बना। और आज वहां चेरो वंश के अंतिम शासक छुड़ामन राय की केवल खामोश प्रतिमाएं खड़ी हैं। खैर, यहां बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि पतन की इस कहानी से निकलकर अब हम एक ऐसे किले की ओर बढ़ रहे हैं जो एक राजा की वापसी की कहानी कहता है। झारखंड का हम्पी? जी हाँ, झारखंड का हम्पी। हम बात कर रहे हैं गुमला जिले में स्थित नवरतनगढ़ किले की। ये खंडर करीब 100 एकड़ में फैला हुआ है, लेकिन इसकी ईंटों से कहीं ज्यादा दिलचस्प इसके निर्माता नागवंशी शासक राजा दुर्जनशाल की कहानी है। दुर्जनशाल की कहानी वास्तव में झारखंड के इतिहास का एक बहुत ही निर्णायक अध्याय है। मुगलों के दौर में जब जहांगीर का शासन था, उसके सेनापति इब्राहिम खां ने नागवंशों की राजधानी पर एक बहुत बड़ा आक्रमण किया था। 1616 की बात है ये। मुगलों की नजर वहां के खजाने पर थी। बिल्कुल। उन्होंने वहां से हीरे, 23 हाथी और बेशुमार दौलत लूट ली। लेकिन सबसे बड़ा आघात ये था कि राजा दुर्जनशाल को बंदी बना लिया गया और उन्हें ग्वालियर के किले की काल कोठरी में पूरे 12 वर्षों तक कैद रखा गया। 12 साल! एक राजा के लिए अपने राज्य से दूर 12 साल तक एक अंधेरे तहखाने में रहना मानसिक रूप से कितना तोड़ देने वाला रहा होगा। कोई भी इंसान वहां टूट सकता था, लेकिन दुर्जनशाल के पास एक ऐसी ताकत थी जिसे कोई सेनापति नहीं छीन सकता था। हीरो की परख। जी, दुर्जनशाल असल में हीरों के बहुत बड़े पारखी थे। स्रोत बताते हैं कि जब जहांगीर के दरबार में 2 हीरो की असलियत को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया, तब ग्वालियर जेल से इस बंदी राजा को बुलाया गया। और दुर्जनशाल ने अपनी उस अद्भुत कला से असली हीरे की पहचान कर ली। बादशाह जहांगीर इस हुनर से इतना प्रभावित हुआ कि उसने ना सिर्फ उन्हें तुरंत रिहा कर दिया, बल्कि उन्हें शाह की एक शाही उपाधि भी दी। देखें तो ये इतिहास की बहुत ही दुर्लभ घटना है। सच में, अमूमन राजा अपनी सेना या संधियों के बल पर राज्य वापस पाते हैं। लेकिन यहाँ एक शासक के व्यक्तिगत हुनर ने न केवल उसकी जान बचाई, बल्कि उसके पूरे साम्राज्य को फिर से खड़ा कर दिया। जब दुर्जनशाल वापस लौटे तो उन्हें समझ आ गया था कि पुरानी राजधानी दौसा अब सुरक्षित नहीं है। इसलिए उन्होंने अपनी नई राजधानी बनाई और वहीं नवरत्नगढ़ का निर्माण करवाया। और क्योंकि दुर्जनशाल ने ग्वालियर में रहते हुए मुगल वास्तुकला को बहुत करीब से देखा था, इसलिए जब उन्होंने अपना किला बनवाया तो उसमें वही भव्यता डाल दी। ये एक 5 मंजिला इमारत थी जिसके हर मंजिल पर 9 कमरे थे। इसे कंगूरा स्टाइल में बनवाया गया था। यहाँ कंगूरा शैली को समझना जरूरी है। किले की दीवारों या छतों के ऊपरी हिस्से पर जो दांतेदार डिजाइन होती है, उसे कंगूरा कहते हैं। ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं होता था ना? नहीं, युद्ध के समय सैनिक इन दांतों के पीछे छिपकर दुश्मनों पर तीर या गोलियां चलाते थे। ये सुरक्षा और सुंदरता का एक बेहतरीन मिश्रण था। और पुरातत्विक खुदाई में यहाँ से रानी तालाब के पास एक भव्य दरवाजा भी मिला है। इसी ऐतिहासिक अहमियत को देखते हुए 2019 में इसे राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा दिया गया। ये सचमुच एक इंसान के राख से उठकर नया साम्राज्य खड़ा करने की निशानी है। लेकिन अगर हम व्यापार और विशालता की बात कर ही रहे हैं, तो साहिबगंज के तेलियागढ़ी किले को कैसे भूल सकते हैं? इसे गेटवे ऑफ बंगाल कहा जाता था। तेलियागढ़ी का पैमाना नवरत्नगढ़ या पलामू से बिल्कुल अलग था। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यापारिक और सामरिक हब था। इसका ऐतिहासिक महत्व इतना ज्यादा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय यवन राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में इसका उल्लेख किया है। और सिर्फ इंडिका ही नहीं, चीनी यात्री हेनसांग और सदियों बाद आए फ्रांसीसी यात्री फ्रांसिस बुकानन तक ने इसका जिक्र किया है। मुगलों के महत्वपूर्ण दस्तावेजों, आईने अकबरी और जहांगीरनामा में भी इस जगह का प्रमुखता से वर्णन मिलता है। इस किले के परिसर के अंदर काले पत्थरों से बना बौद्ध विहार, राजा मानसिंह द्वारा बनवाई गई एक मस्जिद और शाह शुजा द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध सिंही दालान भी मौजूद था। लेकिन सुनने वालों के लिए ये समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि ये किला आखिर कितना बड़ा था। इसकी विशालता का अंदाजा इसके व्यापारिक इस्तेमाल से लगाया जा सकता है। शोध बताते हैं कि इस किले के एक छोर यानी रक्सी स्थान से लेकर दूसरे छोर सिमरतल्ला झील तक नौकाओं के लंगर डालने के प्रमाण मिले हैं। मतलब ये कोई एक छोटी इमारत नहीं थी? बिल्कुल नहीं। ये लगभग 1 किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ एक पूरा का पूरा बंदरगाह और सैन्य छावनी था।
1 किलोमीटर तक सिर्फ नावें खड़ी होती थीं। बाप रे, ये इस बात का सबूत है कि जो भी इस जलमार्ग पर नियंत्रण रखता था वो बंगाल और उत्तर भारत के बीच होने वाले पूरे व्यापार को नियंत्रित करता था। एक तरफ गेटवे ऑफ बंगाल की ये प्राचीन भव्यता है और दूसरी तरफ एक ऐसा राजमहल है जो समय के साथ पूरी तरह से बदल गई रणनीतियों को दिखाता है। मैं समझ गए आप किस किले की बात कर रहे हैं। रांची का रातू किला, जिसे लाल पत्थरों से बने होने के कारण लाल किला भी कहा जाता है। इसे 1870 में नागवंशी राजा उदयनाथ शाहदेव ने बनवाया था, लेकिन इसके डिजाइन ने सभी को चौंका दिया। 22 एकड़ जमीन और 103 कमरों वाले इस किले को ब्रिटेन की महारानी के निवास यानी बकिंगम पैलेस की तर्ज पर बनाया गया था। पूरी तरह से अंग्रेजी स्थापत्य कला का प्रभाव। सवाल ये उठता है कि एक भारतीय राजा बकिंगम पैलेस की कॉपी क्यों बनवाएगा? इसका जवाब वास्तुकला में कम और कूटनीति में ज्यादा छिपा है। 19वीं सदी के अंत तक भारत में ब्रिटिश सत्ता पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। तो ये तलवारों से युद्ध जीतने का दौर नहीं था। बिल्कुल। स्थानीय राजा ये समझ चुके थे कि अब शक्ति का केंद्र मुगल नहीं बल्कि अंग्रेज हैं। रातू किले का बकिंगम पैलेस जैसा दिखना महज एक नकल नहीं थी। ये दृश्य रूप से सत्ता के सामने समर्पण करने की एक रणनीति थी। एकदम सही। ये वास्तुकला के माध्यम से ब्रिटिश शासकों को ये संदेश देने का तरीका था कि हम आपके साथ हैं, आपकी संस्कृति को अपना रहे हैं। ये अस्तित्व बचाए रखने की एक बहुत ही चालाक कूटनीति थी। वास्तुकला को सर्वाइवल टूल की तरह इस्तेमाल करना बहुत ही दिलचस्प। अब अगर हम कूटनीति से हटकर थोड़ा किंवदंतियों और रणनीतिक चालों की ओर चलें, तो यहाँ ऐसे किलों की भी भरमार है, जैसे रांची पतरातू मार्ग पर स्थित पिठोरिया किला। हाँ, स्थानीय किस्सों में इसे श्रापित किला कहा जाता है। कहा जाता है कि सन 83 ईस्वी में नागवंश का आरंभ यहीं से हुआ था। पुंडरीक नाग और पार्वती जी की कहानी इसी स्थान से जुड़ी है। जो जगह 400 वर्षों तक एक पूरे साम्राज्य की राजधानी रही हो, उसका श्रापित कहलाना एक अजीब सी सिहरन पैदा करता है। ऐसा क्यों होता है कि किसी जगह को श्रापित मान लिया जाता है? श्राप और किंवदंतियां अक्सर इतिहास में उन बातों को छिपाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं जहां अचानक कोई बड़ा पतन हुआ हो। एक 400 साल पुरानी राजधानी का अचानक वीरान हो जाना लोगों के मन में खौफ पैदा करता है, जिसे वो श्राप का नाम दे देते हैं। समझी। इसके विपरीत कुछ किले अपने जुझारूपन के लिए जाने जाते हैं, जैसे चतरा का कुंदा किला। इस किले ने मुगलों के सेनापति दाऊद खां को पूरे 6 महीने तक आगे बढ़ने से रोके रखा था। ये दिखाता है कि जहां कुछ राजाओं ने बकिंघम पैलेस बनाकर समझौता किया, वहीं कई स्थानीय शासक आखिरी सांस तक अपनी जमीन के लिए लड़ते रहे। और इसी भू राजनीति में कुछ बहुत ही दिलचस्प प्रशासनिक फैसले भी देखने को मिलते हैं, जैसे विश्रामपुर के राजा गजराज राय का फैसला। बिल्कुल, उन्होंने अपने राज्य का विस्तार करते हुए सिंगरौली तक कब्जा कर लिया, लेकिन सबसे बड़ा काम किया वहां से जजिया कर समाप्त करना। यहाँ जजिया कर को समझना चाहिए। ऐतिहासिक रूप से यह कर इस्लामी राज्यों में गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। झारखंड के इस संदर्भ में इसका समाप्त किया जाना एक बहुत बड़ा राजनीतिक दाव था। किसी भी भारी कर को माफ करके एक शासक सीधे तौर पर जनता की सहानुभूति जीत लेता है। बिना कोई पक्ष लिए अगर हम इतिहास को निष्पक्ष रूप से देखें, तो चैनपुर राजवंश के राजमहलों का इतिहास भी बहुत कुछ कहता है। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार वहां के सुरवार क्षत्रियों ने कई बार सैन्य अभियानों के दौरान ब्रिटिश सेना की मदद की थी। इतिहास कभी भी सिर्फ काले और सफेद में नहीं होता। हर शासक अपने राज्य को बचाने के लिए अलग अलग नीतियां अपना रहा था। और अपने राज्य को बचाने की इसी जद्दोजहद में राजधानियों को रातों रात बदल देना भी एक आम बात थी। जैसे रामगढ़ राजवंश के राजा हेमंत सिंह ने किया। उन्होंने अपनी राजधानी को सुरक्षित करने के लिए 1670 में नदी और तालाब के किनारे गढ़बांध किला बनवाया। ये वही किला है जहां सालों बाद महान समाज सुधारक राजा राममोहन राय अपनी एक यात्रा के दौरान रुके थे। और जब अंग्रेजों के हमले का खतरा बढ़ा, तो राजा तेज सिंह ने सुरक्षा की दृष्टि से अपनी पूरी राजधानी ही इचाक स्थानांतरित कर दी और वहां एक 3 मंजिला महल बनवाया। राजधानियों का इस तरह से स्थानांतरित होना यह साबित करता है कि उस दौर के शासक अपनी जमीन से ज्यादा अपनी सत्ता और अपनी जान बचाने को प्राथमिकता देते थे। तो इस सब का मतलब क्या है? झारखंड के जंगलों में बिखरे ये किले हमें क्या बताते हैं?
चर्चा को समेटने से पहले हमारे पास कुछ ऐसे अजूबों की सूची भी है जो आकार में भले ही छोटे हों, लेकिन उनका इतिहास सोचने पर मजबूर कर देता है। जैसे दुमका जिले के नौनिहाट का हंडवा एस्टेट। यहाँ के ऐतिहासिक महल के पास 1884 में जमीन से अपने आप एक झरना फूट पड़ा था, जिसे आज पाताल गंगा के नाम से जाना जाता है। और साहिबगंज का संगरी दालान भी ऐसा ही एक अजूबा है, जिसे राजा मान सिंह ने बनवाया था। संगरी दालान की सबसे खास बात यह है कि इस पूरी कचहरी को कसौटी पत्थर से बनाया गया था। कसौटी पत्थर यानी वो पत्थर जिस पर घिसकर सोने के असली या नकली होने की पहचान की जाती है। सोचिए, जहां राजा बैठकर न्याय करता था, उस जगह को इसी पत्थर से बनाया गया। ये अपने आप में न्याय की शुद्धता का कितना बड़ा और काव्यात्मक प्रतीक था। न्याय को परखने के लिए कसौटी पत्थर की इमारत बहुत ही अद्भुत। लेकिन खूंटी जिले में स्थित तिलमी का किला तो इन सब से एकदम अलग ही कहानी कहता है। 1837 में अकबर नामक एक स्थानीय ठाकुर ने इस किले का निर्माण करवाया था। और हमारे स्रोत बताते हैं कि इसका उद्देश्य राजपाट चलाना या युद्ध करना नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य सिर्फ मोक्ष प्राप्ति था। यही तो झारखंड के इतिहास की वो गहराई है। किले तो युद्ध के लिए बनते हैं, लेकिन एक किले का निर्माण सिर्फ आध्यात्मिक शांति के लिए करना वास्तुकला के मूल उद्देश्य को ही पलट देता है। इसके अलावा अलीनगर का रोहिल्लो का किला, जो पूरी तरह से त्रिभुजाकार है, और वैतरणी नदी के तट पर बना जैतरगढ़ का किला भी इस बात के प्रमाण है कि यहाँ वास्तुकला में कितने प्रयोग किए गए। अगर हम इन तमाम जानकारियों को एक साथ पिरोएं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये सभी संरचनाएं झारखंड की समृद्ध और विविधतापूर्ण विरासत के महत्वपूर्ण पन्ने हैं। आज के इस तेज तरार युग में, जहां हम अक्सर इतिहास को सिर्फ तारीखों के रूप में याद रखते हैं, ये खामोश किले हमें सिखाते हैं कि वास्तुकला केवल ईंट और पत्थर का ढेर नहीं है। सही बात है। ये इमारतें उस दौर की भाषा थीं। बकिंघम पैलेस की नकल करके बनाया गया रातू किला समर्पण की भाषा बोल रहा था। कसौती पत्थर का बना संगरी दालान न्याय की भाषा बोल रहा था। शाहपुर किले की गुप्त सुरंगें खौफ की भाषा बोल रही थी, और तिलमी का किला अध्यात्म की। इतिहास को इन इमारतों के जरिए पढ़ने का नजरिया ही कुछ और है।